स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। आज हम लाए हैं क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए नाज़ीवाद और हिटलर, जो कि आपका इतिहास का चैप्टर नंबर 3 है। उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर के विचार किन दार्शनिक के विचारों पर आधारित थे? तो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों पर हिटलर के विचार आधारित थे। 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के किस राष्ट्रपति ने हिटलर को चांसलर पदभार संभालने का न्योता दिया था? तो वो राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने दिया था उन्हें वाइस चांसलर बनने का न्योता। नाज़ी शासन में कुल कितने किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया? तो 52 किस्म के लोगों को नाज़ी शासन ने अपने दमन का निशाना बनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की सबसे बड़ी भूल क्या थी? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो सबसे बड़ी भूल थी उसने सोवियत संघ पर हमला करना। हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी मानी जाती थी, क्योंकि आपको पता है जर्मनी जो है जर्मनी से लड़ाई लड़ी थी इतना छोटा सा, और जो सोवियत संघ है यानी रशिया वो इतना बड़ा। अब ये इतना आप ही कहेंगे कोई इतनी सी चीज़ इतने बड़े से लड़ेगी, तो ऑफकोर्स यही हारी थी। तो यही इसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मानी जाती थी, क्योंकि इसके पास सेना कम थी, बट इसे घमंड सा आ गया था कि मैं जीत जाऊंगा, बट यहाँ पे सेना भी बहुत सी, तो ये एकदम हार ही गया था और इसे ही बेवकूफ़ी मानी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ किन किन देशों ने दिया? इन्हें क्या कहा जाता है? तो जर्मनी, इटली और जापान, इन्हें धुरी राष्ट्र कहा जाता है। इन देशों ने साथ दिया था, सेंट्रल पावर्स। किन देशों को मित्र राष्ट्र कहा जाता है? तो फ्रांस, इंग्लैंड और रूस को मित्र राष्ट्र कहा जाता है। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकालने के लिए कौन सा विकल्प चुना? तो हिटलर ने आर्थिक संकट से निकालने का यानी अभी भी उसके जो आर्थिक संकट थे, लोगों के पास खाने की कमी हो रही थी, तो उसने सोचा कि युद्ध कर लेते हैं। घेटो या दड़बा किसे कहा जाता है? तो यहूदी बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे, जिन्हें घेटो या दड़बा कहा जाता था। नवंबर का अपराधी कहकर किसे बुलाया जाता था? तो वाइमर गणराज्य के समर्थक को नवंबर का अपराधी कहकर बुलाया जाता था। अब नाज़ीवाद है क्या? तो नाज़ीवाद ये एक संपूर्ण व्यवस्था और विचारधारा की पूरी संरचना का नाम है, जिनका जो जनक है यानी फादर कहते हैं, हिटलर को माना जाता था। जर्मन साम्राज्य में एक विचारधारा की तरह फैल गई थी, जो खास तरह की मूल मान्यताओं के एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित था। नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था? तो सभी समाज के जर्मन साम्राज्य में बराबरी का हक नहीं था। वह नस्लीय अधिकार पर तो थे, बेहतर थे या कमतर थे। उनका मानना था कि जर्मन आर्य सबसे उच्च कोटि की नस्ल है और इसे ही जीने का हक है, बाकी किसी को भी जीने का हक नहीं है, अतः इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए। ये नाज़ियों का जो था दृष्टिकोण। उनकी दूसरी दृष्टिकोण जीवन परिधि थी कि भू राजनीतिक अवधारणाओं से संबंधित था। उनका मानना था कि अपने लोगों से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना ज़रूरी है। उनका मानना था कि युद्धों से जर्मन राष्ट्र के संसाधन, धन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा किया जा सकता है, यानी इसलिए उसने युद्ध किया जाता। हिटलर का उदय कब हुआ और कैसे हुआ? तो हिटलर ने 1919 में वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली और धीरे धीरे उसने संगठन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर उसे सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दे दिया। यही पार्टी बाद में नाज़ी पार्टी के नाम से जानी गई। महामंदी के दौरान जब जर्मन अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई थी, काम धंधे बंद हो गए थे, मजदूर बेरोजगार हो गए थे, जनता लाचारी और भुखमरी से जी रही थी, तो नाज़ी ने प्रोपेगेंडा के द्वारा एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाकर अपना नाज़ी आंदोलन चमका दिया, और इसी के बाद चुनावों में 32% वोट से हिटलर जर्मन का चांसलर भी बना। अब एक क्वेश्चन है, हिटलर की राजनीतिक शैली कैसी थी, या हिटलर की राजनीतिक शैली का वर्णन कीजिए। तो हिटलर की राजनीतिक शैली निम्नलिखित बातें शामिल थी। वह लोगों को गोल बंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन करने में विश्वास रखता था। वह लोगों का भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता की भावना पैदा करने के लिए बड़ी बड़ी रैलियाँ और सभाएं करता था। वास्तविक छपे लाल झंडे नाज़ी सैल्यूट का प्रयोग किया करता था और भाषण खास अंदाज में दिया करता था। भाषणों के बाद तालियां भी खास अंदाज में नाज़ी लोग बजाया करते थे।
क्योंकि उस समय जर्मनी भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, इसलिए वह खुद को मसीहा और रक्षक के रूप में पेश कर रहा था कि मैं ही आप सबकी जान बचाऊंगा, जैसा जनता को इस तबाही के उबारने के लिए अवतार लिया हो। फिर आपको एक प्रश्न दे रखा है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कूद पड़ा तो धूरी राष्ट्रों को घुटने टेकने पड़े। इसके साथ ही हिटलर की पराजय भी हुई और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर अमेरिका के बम गिराने से साथ द्वितीय युद्ध का अंत हो गया। और हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब डालने से वो जो देश हैं वो आज भी उससे जूझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आज भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो भी अपाहिज होता है, क्योंकि बॉम्ब के वजह से बहुत नुकसान हुआ। वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। तो वाइमर गणराज्य के सामने निम्नलिखित समस्याएं थी। युद्ध में पराजय, राष्ट्रीय अपमान हर्जाने के लिए इसी को दोषी ठहराया गया था। गणराज्य के समर्थन को नवंबर का अपराधी कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता था। रूस की बोल्शेविक क्रांति की तरह ही जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लोक लीग द्वारा विद्रोह की योजना बनाई गई। इसे वाइमर गणराज्य ने विफल तो कर दिया, परंतु जर्मनी के साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। एंड लास्ट प्रथम विश्व युद्ध के बाद कर्ज और हर्जाना चुकाने से मना कर दिया, तो फ्रांस ने उसके बहुत सारे आर्थिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 1923 में इस गणराज्य को आर्थिक संकट इस कदर झेलने पड़े कि उससे मुद्रा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी कम हो गई और कर्ज जो था वो महंगाई मुद्रास्फीति काफ़ी बढ़ गई, जिसे निपटाने के लिए उसे अमेरिका से आर्थिक मदद कर्ज के रूप में लेनी पड़ी। दूसरा प्रश्न है, इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नाज़ीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। तो 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोग एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे नाज़ीवाद एक जन आंदोलन का रूप लेता गया। जर्मनी में नाज़ियों को लोकप्रियता मिलने लगी। हिटलर एक ज़बरदस्त वक्ता था, जिसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफ़ी, जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा तथा तमाम देशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे चैप्टर 3 से। तो यहाँ पे आपके इतिहास के दोनों चैप्टर कंप्लीट होते हैं, अर्थशास्त्र के भी हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।